नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस मंच से पुनः मैं एक नई वीडियो की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो इस मंच पर हम, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हेतु जो अभ्यर्थी हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर करने की आकांक्षा रखते हैं उनके लिए इस मंच से मैं सहायता प्रदान करता हूँ। तो आज इस नए श्रृंखला का जो शीर्षक है, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, वो है तालिका की तालीम। जी हाँ, आप इस श्रृंखला के माध्यम से मैं आपको ऐसे 50 तालिकाओं की सूची देने वाला हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो तालिका की तालीम की जो ये श्रृंखला है, इसमें मैं आपको 50 प्लस महत्वपूर्ण तालिकाएं उपलब्ध कराऊंगा जो पूर्णतः परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। और गारंटी तो नहीं, यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि मैं इन तालिकाओं के माध्यम से आपको परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लिए गारंटी दूंगा, परंतु हाँ, इस बात का मैं जरूर समर्थन करूंगा कि आप जब इन तालिकाओं को पढ़कर जाएंगे तो परीक्षा में बहुत कम पढ़कर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये तालिका। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक नए उत्साह के साथ। आज तालिका क्रमांक 1 है और इस तालिका का जो हेडिंग है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास से जो आज हमने सब हेडिंग लिया है वह है विभिन्न कालखंडों का नामकरण। तो मैं आपको यह बता दूं कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक का चुनाव किया है मैंने, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मैं इस सत्र का प्रारंभ करूंगा और सत्र के प्रारंभ के अंत में मैं आपको इस तालिका की महत्ता को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग है कि विभिन्न कालखंडों का नामकरण, तो आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। जो पहला काल है वह आदिकाल, फिर है पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इन्हीं 4 कालों को विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मूल्यांकन से अलग अलग नाम दिया है और ये सभी नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल, तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल और चौथा काल है आधुनिक काल। और इन सभी 4 कालखंडों को विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो देखिए, आदिकाल के विषय में 6 अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं और इसके नामकरण के लिए एक सूची दी है। तो इस सूची का हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो विद्वान है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है। जी हाँ, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल संक्षिप्त में लिख दे रहा हूं आपको यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया। दूसरे जो विद्वान है महापंडित हिंदी के, वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। तो उन्होंने समर्थन किया इस काल का नाम आदिकाल ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। तीसरे जो विद्वान हैं वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। जी हाँ, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तत्पश्चात चतुर्थ स्थान पर आते हैं राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। जी हाँ,
सिद्ध सामंत काल। और विद्वान है राहुल शांकृत्यायन। पंचम स्थान पर आरंभिक काल, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अगर हम इस तालिका को पढ़ रहे हैं तो इसी क्रम में हम इसको पढ़ लें तो अच्छा है, अगर परीक्षा में आ जाए तो अच्छी बात है। तो आरंभिक काल, आदिकाल को किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। और क्रमांक 6 पर जो अंतिम विद्वान है उन्होंने कहा इसको आदिकाल को प्रारंभिक काल। जी हाँ, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। और बहुत बड़े हिंदी साहित्य के पुरोधा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इनका नाम है, और इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आपने देखा कि आदिकाल को 6 विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। अब हम चलते हैं पूर्व मध्यकाल की ओर। तो पूर्व मध्यकाल की ओर एक अच्छी बात इसके साथ यह है कि इसको भक्ति काल कहा गया है, और ईश्वर की दया है कि सभी आलोचक इस नाम से संतुष्ट हैं, नहीं तो हमें इस पूर्व मध्यकाल के भी विभिन्न नामों को याद करना पड़ता। तो धन्यवाद उन सभी आलोचकों का हिंदी साहित्य के जिन्होंने एक मत होकर माना कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहना ठीक होगा। अब हम उत्तर मध्यकाल की ओर आते हैं। उत्तर मध्यकाल को 3 प्रमुख विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो सबसे पहले विद्वान जो इस क्रम में हमारे पास उपस्थित होते हैं वह है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम से भी संबोधित किया। आचार्य शुक्ल। दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने रीति काल को कहा श्रृंगार का। जी हां, रीति काल को क्या कहा? श्रृंगार का। और इनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और तीसरे जो विद्वान है उन्होंने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल। और इनका नाम है मिश्र बंधु। तो आप देख पा रहे हैं कि रीतिकाल आधुनिक, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हालांकि काल विभाजन में रीतिकाल नाम ही अधिक प्रचलित है। तो प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। इसी प्रकार आधुनिक काल में भी 3 ऐसे विद्वान हैं जिनमें नामकरण हेतु मतभेद है। तो इन तीनों की चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो सबसे पहला, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से संबोधित किया आचार्य शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल कहा आचार्य शुक्ल ने। दूसरे जो विद्वान हैं उन्होंने आदिकाल को कहा वर्तमान काल। जी हाँ, आदिकाल को कहा वर्तमान काल। और इस विद्वान का नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? आधुनिक काल को वर्तमान काल। और तीसरे स्थान पर आते हैं जिन्होंने आधुनिक काल के नाम का समर्थन किया, और वो ये 2 विद्वान हैं इस सूची में। सबसे पहले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और दूसरे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। जी हाँ, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आपने देखा कि विभिन्न कालखंडों का नामकरण हिंदी साहित्य में किस प्रकार हुआ है। और इस नामकरण की जो मैंने आपको बताया था कि इसकी महत्ता इसलिए इस रूप में है कि इससे आपके प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न आने की संभावना है। और संभावना ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इस तालिका को देखकर आप जाएंगे तो एक प्रश्न आपका जरूर हल होगा। तो मेरा उद्देश्य है कि एक तालिका जब मैं आपको पढ़ाऊं तो एक प्रश्न आप उस तालिका से ले लें। और इस तालिका के बारे में मैं बताऊं, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जेएनयू की 2019 की परीक्षा में यह पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को किस नाम से संबोधित किया। तो ये पहला प्रश्न है सिर्फ इसी तालिका से। और इस तालिका का महत्व इतना है
कि दूसरा प्रश्न भी इस तालिका से आया था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, तो वो है बीज वपन काल। तो आप देख पा रहे होंगे यह भी जेएनयू के 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इन तालिकाओं का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में। जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए ये तालिका अति महत्वपूर्ण होगी। तो हम मिलेंगे फिर अगली श्रृंखला में। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा आपसे अंत में कहता हूं कि कोई भी सुझाव टिप्पणी बॉक्स में लिखें और आपके सुझाव का हमें हमेशा इंतजार रहेगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में अपनी गुणवत्ता को और उत्कृष्ट कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।